Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 28 अप्रैल 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है नौकरेक नेशनल पार्क को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना यह है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आप लोगों ने इस योजना के बारे में पढ़ रखा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब पहली स्टेटमेंट ये बोलती है कि इस स्कीम के अंदर में फार्मर्स को एक प्रीमियम पे करना होता है 2% का, मतलब चाहे कोई सी भी फसल हो, कोई सी भी क्रॉप हो, उसके ऊपर 2% का प्रीमियम यहाँ पर फार्मर को पे करना होता है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है ये जो स्कीम है ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर करता है, मतलब कि फसल की कटाई के बाद जो भी यहाँ पे लॉसेस देखने को मिलते हैं, क्या इसको भी कवरेज मिलता है इसके अंदर। तो आपको बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी बोलता है 2 ओनली, ऑप्शन सी बोलता है दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी बोलता है दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और वैसे भी अगर आंसर नहीं मिल पाता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पीएम मोदी के थ्रू स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के अंदर बताया गया, देखो आज के टाइम पर दुनिया भर में काफ़ी सारे क्राइसिस देखने को मिल जाएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आप देख पाओगे कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए पीएम मोदी ने वेडनेसडे में बोला कि हमने देखा काफ़ी सारे राज्यों के अंदर जो तेल के प्राइसेस हैं वो लगातार इंक्रीज़ हुए हैं और उसके बेसिस पर उनसे बोला गया कि थोड़ा बहुत जो टैक्स है उसके अंदर कटौती कर दी जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे पीएम मोदी बोलते ये हैं कि हमने पहले भी ऐसे करके देखा है और पहले भी काफ़ी सारे राज्यों से बोला था कि भाई वहाँ पे टैक्स के अंदर आपको कट डाउन करना होगा। अब पहले हमने ये बोला था तो बहुत सारे राज्यों ने ये बात सुनी है और बहुत सारे राज्यों ने ये बात नहीं सुनी है, वहाँ पे उन्होंने टैक्स रिडक्शन नहीं किया। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख पाओगे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, इन्होंने यहाँ पर टैक्स रिडक्शन किया। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि अगर ये जो हमारी राज्य सरकार है वो टैक्स नहीं लेगी तो उससे रेवेन्यू का लॉस देखने को मिलेगा। तो गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया, इन्होंने टैक्स रिडक्शन किया लोगों के वेलफेयर के लिए, और हालांकि यहाँ पे इनका रेवेन्यू कम होता रहा लेकिन टैक्स रिडक्शन कर दिया गया था। लेकिन इन्हीं स्टेट्स के आसपास वाली जो इनके नेबरिंग स्टेट हैं उन्होंने यहाँ पे कोई भी टैक्स रिडक्शन नहीं किया है, ऐसा यहाँ पर पीएम मोदी का कहना है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हमने पिछले नवंबर में भी इसी प्रकार की रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जो ये वैट है, हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको रिड्यूस कर दो। काफ़ी सारे राज्यों ने यहाँ पर ये काम किया लेकिन बहुत सारे राज्यों ने ये काम नहीं किया था, जैसे कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये वैट को रिड्यूस नहीं किया। अब इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, वो रीज़न यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पीएम के थ्रू मेंशन ये किया जा रहा है कि करंट टाइम पे हम देख पाएंगे पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद आप देख पाओगे रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो करंट टाइम पे हम लोग को ज़रूरत यह है
कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर अपनाया जाए, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है इंडिया भी यहाँ पर आपको फेडरलिज्म इंडिया देखने को मिलता है, ठीक है, फेडरल इंडिया देखने को मिलता है, जहाँ पर हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर काम करती है। तो उसी चीज़ की आज के टाइम पर हम लोग को एक सख्त आवश्यकता देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर एक एक बात काफ़ी अच्छे से समझ चुके हो उस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग जो भी मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। यहाँ पे बात की गई है SSLV के बारे में। SSLV का मतलब क्या होता है? ये होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको पता होगा हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं अलग अलग व्हीकल्स की मदद से, ठीक है। अब इसरो के पास में उसको लेकर अलग अलग व्हीकल्स है। अगर हम लोग को सैटेलाइट लॉन्च करना है उसके लिए हमारे पास PSLV है, GSLV है, SSLV है, उससे पहले ASLV हुआ करता था, उससे बाद में ASLV हुआ करता था। तो ये सारे व्हीकल्स आज के टाइम पर इसरो के पास में है। तो डोंट वरी, यहाँ पे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इन सारे व्हीकल्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अभी बस खाली 2 मिनट रुक जाओ। बट इस आर्टिकल के अंदर क्या मेंशन किया गया, जो हमारा इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर मेंशन करता है कि हम लोग जल्दी अपने 3 डेवलपमेंटल जो फ्लाइट्स हैं उसको प्लान करेंगे। और जो हमारा पहला रॉकेट है यानी कि जो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये 2022 के अंदर हम लोग इससे जो है अपने मिशन को पूरे करने वाले हैं। बताया गया ये जो तीनों मिशन है इसको यहाँ लगभग आप कह सकते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसी साल हम लोग यहाँ पर ये करेंगे। और जो पहली डेवलपमेंटल फ़्लाइट होगी इसरो की, यानी कि इसरो का जो पहला SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो बोला जा रहा है एक्सपेक्टेड है कि जून के मंथ तक हम लोग यहाँ पर इसको कंडक्ट करने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई, अदरवाइज़ और कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगेन यहाँ पर SSLV के फीचर्स के बारे में बताया गया है कि कितने टन तक की कैपेसिटी देखने को मिल पाएगी, कैसे वर्क करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे SSLV के बारे में बताया गया कि 3 स्टेज का रॉकेट देखने को मिलता है, 34 मीटर्स के आसपास की हाइट है, वेट कितना है, वो चीज़ें मेंशन यहाँ पर की गई हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिरकार SSLV है क्या, ये हमारे लिए किस लिए काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आप लोग कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इस आर्टिकल में आप लोग देख पाओगे इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को लेनी थी। बाकी यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं नज़र आती है, ठीक है। बस खाली हमें ध्यान रखना है कि हाँ ये मिशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस साल हम लोग यहाँ पे 2022 में इसको भी कंडक्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे जो तीनों मिशन है ये सब यहाँ पर एक पेलोड लेकर चलने वाले हैं। और आने वाले टाइम पर ये वापस से चर्चा में, ऑब्वियस सी बात है जब ये मिशन होगा, जब अभी तो फिलहाल एक न्यूज़ आ रही है कि हम लोग करेंगे, जब कर रहे होंगे तो वापस से ये आर्टिकल चर्चा में आएगा, आगे पीछे कवर होता रहेगा, तो उसको भी हम लोग रेगुलरली कवर करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ और देखते हैं। कुछ और का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि इसरो के पास में काफ़ी सारे आपको रॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जिसकी मदद से हम लोग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। इसमें से इसरो ने सबसे पहला रॉकेट कौन सा बनाया था? तो सबसे पहला रॉकेट हमारे पास SLV आया था, दैट इज़ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो पहला रॉकेट डेवलप किया गया था इसरो के थ्रू, इसको हमने SLV बोला था। अब SLV के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन बनाया, वो बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SLV ASLV दोनों हमने बनाए थे ताकि छोटी छोटी सैटेलाइट्स को हम लोग अंतरिक्ष में ले जा सकें। लगभग 150 किलोग्राम की कोई सैटेलाइट है तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट तक पहुंचा सकें, तो इसलिए हम लोग इन सैटेलाइट्स को लेकर आए। देन क्या हुआ, इन सैटेलाइट्स के बाद में मतलब कि SLV और ASLV के बाद में हमने डेवलप किया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका आज भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। PSLV को सबसे पहली बार लॉन्च किया था 1994 के अंदर में। फिर उसके बाद से रेगुलरली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करते हुए चले गए हम लोग। और करेंट टाइम पर भी जो PSLV है ये सबसे ज़्यादा विश्वसनीय रॉकेट है, इसके ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा विश्वास भी करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिशंस हम लोगों ने इस PSLV रॉकेट के माध्यम से किए हैं, जैसे कि चंद्रयान 1 2008 के अंदर, उसमें PSLV का एक बहुत बड़ा रोल था, इसी से हमने लॉन्च किया था। उसके बाद जो मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है उसको भी हमने PSLV से ही लॉन्च किया था। क्लियर हुआ? तो हम पहले कहाँ थे? ASLV पर, देन SLV पर, देन ASLV पर, देन उसके बाद PSLV पर। देन PSLV के बाद में हम लोगों ने डेवलप किया GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये PSLV से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे अभी तक हम लोग छोटी छोटी सैटेलाइट्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, अगर उनको लॉन्च करना है तो उन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट
अब अगर हम लोग को कोई पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च करनी है, लगभग 10,000 किलोग्राम की सैटेलाइट को लॉन्च करना है, तो उसके लिए ये GSLV वर्क करता है। ठीक है, तो हमने बाद में GSLV को डेवलप किया। देन GSLV के बाद में अब हमारे पास आता है SSLV, जिसके बारे में आर्टिकल में भी चर्चा की गई है। यह है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब कि जो सबसे छोटी सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए हमने यहाँ पे इस वाले व्हीकल को डेवलप किया। लगभग 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट भी हम लोग यहाँ पर इस छोटे वाले लॉन्च व्हीकल से कर सकते हैं उसको लॉन्च। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आखिरी वाला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है, उसका नाम है रीयूजेबल रॉकेट या फिर फ्यूचर रॉकेट। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बारे में रिसेंटली चर्चा भी हुई थी, तब भी मैंने आप लोग को इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। रीयूजेबल रॉकेट का मतलब यह है कि देखो अक्सर क्या होता है, रॉकेट को जो हम लोग यूज़ करते हैं, मान लो किसी सैटेलाइट को हमने स्पेस में लॉन्च करना है, तो हमने एक रॉकेट के माध्यम से उसको लॉन्च किया। अब लॉन्च करने के बाद में क्या होगा, वो रॉकेट वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग काम कर रहे हैं रीयूजेबल वाले रॉकेट के ऊपर कि वो ऊपर जाएगा, सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा और उसके बाद वो रॉकेट वापस से ज़मीन पर आ जाएगा। अब वापस से आ जाएगा तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉस्ट लगेगा, उसको इम्प्रूव करके हम लोग वापस से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इससे यहाँ पे काफ़ी सारी कॉस्ट बच जाएगी। जो पहले हमारा रॉकेट जाता था उसको भूल जाओ, लेकिन अभी वाली जो सिचुएशन है इसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड रहेगी और यहाँ पे काफ़ी काम आसान हो जाएगा, पैसा भी कम लगेगा। एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर ये देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि कौन कौन से लॉन्च व्हीकल किन किन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे बातचीत की जा रही है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं 4G अपग्रेडेशन करेंगे LWE एरियाज़ के अंदर। LWE एरिया का मतलब है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हम लोग 4G कनेक्टिविटी पहुँचा रहे हैं। और ये जो हमारा पूरा का पूरा प्लान है ये ऑलरेडी यूनियन कैबिनेट के थ्रू वेडनेसडे में अप्रूव कर दिया गया। इन्होंने बोला ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अभी इन वाले एरिया के अंदर आपको 2G मोबाइल सर्विसेज देखने को मिलती हैं। अब उस 2G सर्विसेज को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 4G के अंदर में, तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले एरिया में 4G सर्विसेज को पहुंचाया जाएगा। इसके पीछे का जो कॉस्ट है वो लगभग 2,500 करोड़ के आसपास यहाँ पे कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, BSNL वाली सर्विसेज यहाँ पर देने वाले हैं, वो आप लोग को इस आर्टिकल में देखने को मिल पाएगा। तो ये है इस आर्टिकल का निचोड़। अब अगर हम लोग बात करें तो इस आर्टिकल में से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है जिसको लेकर UPSC पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस में यहाँ पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वो ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरिया, क्योंकि इसी के ऊपर फोकस किया गया है। LWE एरियाज़ के अंदर ही स्पेसिफिकली इस वाले हम लोग 4G कनेक्टिविटी को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रॉपरली देखने को मिलेगी नहीं। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ एग्जैक्टली। आप लोग नीचे देख पाओगे 2018 के प्रीवियस ईयर के अंदर मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म लगातार आज के टाइम पर कम हो रहा है भारत के अंदर में। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में ये देखने को मिल पाएगा। कुछ देश के कुछ यहाँ पे एरियाज़ है जो कि अभी भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से अफेक्टेड देखने को मिल पाएंगे। तो इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि सरकार का क्या अप्रोच रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने के लिए, मतलब कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए सरकार के क्या क्या स्टेप्स रहे। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अब मैं यहाँ पर इसके बारे में आपको सारे जवाब देता हूँ, क्या है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एरिया प्लस सरकार ने क्या क्या किया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्कस करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मतलब क्या होता है। देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। LWE के नाम से जानते हैं, उसके साथ इंडिया के अंदर नक्सल्स के नाम से जानते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे दुनिया भर में मॉइस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया भर में इनको मॉइस्ट बोलते हैं और इंडिया के अंदर यहाँ पर नक्सल्स के नाम से जाना जाता है। अभी जो नक्सलिज्म वाला जो वर्ड है ना, ये बेसिकली एक गांव के नाम के ऊपर निकल कर आया। वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबारी, वहीं से यहाँ पर ये वर्ड निकल कर आया है नक्सलिज्म। अब ये जो नक्सलिज्म है आज के टाइम पर भारत में बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी वजह से काफ़ी सारे कंसर्न्स क्रिएट होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जो मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में इनको हम लोग मॉइस्ट के नाम से जानते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो ये मॉइस्ट है, ये मॉइज़म जो है एक कम्युनिज़म की फॉर्म देखने को मिलती है। इसको डेवलप किया गया था माओ सेतुंग के थ्रू। ठीक है, जो चाइना के माओ सेतुंग था, इसने यहाँ पर इस मॉइज़म को डेवलप किया था। अब इनकी क्या आइडियोलॉजी होती है, मतलब किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं। आइडियोलॉजी यह है कि जो स्टेट पावर है, यानी कि जो सरकार वगैरह है, उनकी पावर को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेना। ठीक है, और वो भी हथियार उठा के अपने हाथ में सारी चीज़ें करना, अपने हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को चलाना। ये लोग किसी सरकार वगैरह को मानते नहीं हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। ये होता है नक्सलिज्म।
अब क्वेश्चन ये है आपके दिमाग में आएगा कि नक्सलिज्म बढ़ता कैसे है, मतलब क्या कारण है कि यहाँ नक्सलिज्म लगातार बढ़ता रहता है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे कभी सुकमा के एरिया के अंदर आपने देखा होगा पिछले साल सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल गया था। ऐसे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं उन एरियाज़ के अंदर जो कि नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारे जवान चले जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए, तो काफ़ी सारे इश्यूज़ वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो कारण ये है कि देखो आज के टाइम पर बहुत कम लोग हैं जिनकी आइडियोलॉजी ऐसी नक्सलिज्म वाली देखने को मिलती है कि हाँ सरकार के ऊपर बिलीव नहीं करते, सरकार वगैरह कुछ मानते नहीं, अपने हाथ में पावर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अपनी आइडियोलॉजी को फैलाते रहते हैं, दूसरों के अंदर तक उस आइडियोलॉजी को पहुंचाते हैं और पहुंचाने के साथ साथ यहाँ पर उनको हथियार प्रोवाइड करवाते हैं और फिर अपने वाली कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, देखो उसके पीछे का सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट। इसका मतलब यह है आपको बहुत सारी जनजातियाँ, बहुत सारी ट्राइबल पीपल्स देखने को मिल जाते हैं जंगलों के अंदर। ठीक है, जंगल के अंदर ट्राइबल पीपल पाए जाते हैं। देखो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगल है, वहीं पर आपको ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। अब हमने क्या किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। आप कह सकते हो यहाँ पे क्या किया गया कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया और जो ट्राइब्स जंगल के अंदर रह रहे थे उनको उस जंगल से निकाल दिया गया। अब वहीं पर वो लोग रह रहे थे, वहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहीं पर कमा खा रहे थे, जो भी यहाँ पे सिचुएशन थी वो सब इस प्रकार से चल रही थी। बट क्या हुआ, उनको उस जंगल से निकाल दिया गया। अब जब जंगल से निकाला तो यहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं जो कि मॉइस्ट वाली आइडियोलॉजी के होते हैं, वो लोग यहाँ पे उन लोगों तक पहुँचते हैं और वो आइडियोलॉजी उन तक पहुंचाते हैं, उनको यहाँ पर एक लाइवलीहुड देते हैं, हथियार प्रोवाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से ये जो नक्सलिज्म है या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ये इंक्रीज़ होता हुआ चला जाता है। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे से सिंपल से शब्दों में समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें इंडिया के अंदर और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारी चीज़ों की कमी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंटेलिजेंस की आपको यहाँ पर काफ़ी कमी देखने को मिल जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएगी। प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, कनेक्टिविटी उस गांव से प्रॉपर है नहीं। ठीक है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जिसकी वजह से भी आप लोग देख पाओगे लोग काफ़ी नाराज़ रहते हैं गवर्नमेंट से। तो इस प्रकार से चीज़ें नज़र आती हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ में पहुँच जाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर वो नक्सलिज्म या खासकर जो कुछ लोग हैं उनके आइडियोलॉजी के अंदर वो आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमने इसके बारे में जान लिया। अब क्वेश्चन यह है कि सरकार क्या कर रही है नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए, क्योंकि कभी कभी इंसिडेंट काफ़ी बढ़ जाता है, हमारे जवान भी शहीद हो जाते हैं इस नक्सल अफेक्टेड एरिया के अंदर नक्सलियों से लड़ते लड़ते। ठीक है, तो सरकार ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उठाए हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को टैकल करने के। सबसे पहला इनिशिएटिव उठाया गया था वो था ग्रे हाउंड लाया गया था 1989 में। ये बेसिकली एक एंटी नक्सल फोर्स है, आप लोग को ध्यान रखना है, नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए इस फोर्स को लेकर आया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर एक दूसरा स्टेप उठाया था सरकार ने, ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसको स्टार्ट किया था 2009 से 10 के बीच में। यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस को नक्सल अफेक्टेड वाले एरियाज़ के अंदर फैला दिया गया था। फिर तीसरा यहाँ पर स्टेप उठाया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का। इसको लॉन्च किया गया 2018 के अंदर। हमारा मेजर मकसद यहाँ पर ये था कि जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पर पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है, वो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, उनके अंदर चेंजेस किए जाएँ, उनको प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म कर दें, एक अच्छा सा एरिया बना दें जहाँ पे लोगों के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अच्छी सी थिंकिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट इनिशिएटिव सरकार का है, वो है समाधान की अपने आप में एक फुल फॉर्म है, स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। उसके बाद डी से यहाँ पर है डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर और एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा समाधान की फुल फॉर्म है। ये भी यहाँ पर एक स्टेप आपको देखने को मिल पाएगा। ये भी एक सोल्यूशन है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की प्रॉब्लम को निपटाएगा या फिर उसको टैकल करेगा। क्लियर हुआ। तो ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन है। आई होप आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है और कैसे यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, कैसे बढ़ता है। प्लस करंट टाइम में आपको ये जो क्वेश्चन मैंने बताया था 2018 का, इस क्वेश्चन को लेकर आप लोग लिख सकते हो, अपना आंसर लिखकर आप टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। डायरेक्टली दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे, मेंस आंसर राइटिंग वाला आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप लोग अपना आंसर राइटिंग पोस्ट कर सकते हो। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो फटाफट दबा देना, और जो टारगेट है अपना 5K प्लस लाइक्स का, फटाफट यहाँ पे उस लाइक को भी पहुँचा देना। ओके, वो टारगेट अचीव करवा देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन यहाँ पर एक आर्टिकल निकल कर आता है, इम्पॉर्टेंट है। अब एक और नया सा चेंज देखने को मिल गया है इंटरनेशनल लेवल पर, वो है ये है कि रशिया ने गैस सप्लाई को रोक दिया है। अभी जो नेटो के मेंबर्स हैं, नेटो जो हमारा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पूरा ग्रुप देखने को मिल पाएगा, जहाँ पर आपको 30 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इसमें से इसके मेंबर पोलैंड और बुल्गारिया भी है। तो ध्यान रखना, पोलैंड और बुल्गारिया, इन दोनों देशों के अंदर अब रशिया गैस की सप्लाई नहीं करेगा। रशिया इन सब देश को बहुत सारा गैस सप्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि रशिया के अंदर आपको गैस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी वजह से पूरे यूरोप को भी यहाँ पर रशिया काफ़ी सारा नेचुरल गैस देता है। अब पोलैंड और बुल्गारिया को गैस देने से मना कर दिया है, और इसी के साथ में एक वार्निंग दे दी है पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि हम लोग यहाँ पर गैस की सप्लाई को पूरी तरह से रोक भी सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। अगर गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी जा सकती है, और अगर रोक दी गई तो इसकी वजह से बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं इस पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर में। तो रशिया ने नेचुरल गैस कट ऑफ कर दिया है पोलैंड और बुल्गारिया से वेडनेसडे में, ये हमारे पास मेंशन किया गया इस न्यूज़ के अंदर में। और यहाँ पे बताया गया कि पोलैंड और बुल्गारिया, यहाँ से काफ़ी सारा सामान आ रहा है यूक्रेन के अंदर में, ये दोनों मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से यहाँ पर रशिया ने इस प्रकार से स्टेप उठाया कि भाई यहाँ पर पहले इन दोनों को बताते हैं और इन दोनों को टारगेट करते हुए वार्निंग देते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को, क्योंकि हमने देखा रिसेंटली बहुत सारे हथियार वगैरह भेजे गए थे यूक्रेन के अंदर में, ठीक है, और रास्ता कौन सा अपनाया गया, रास्ता पोलैंड का अपनाया गया। और जब जब यहाँ पर सैंक्शंस की बात हुई है रशिया के अगेंस्ट में, तो उसको पोलैंड ने फेवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हर प्रकार का जो सिनेरियो रशिया के अगेंस्ट में गया है, वहाँ पर पोलैंड बुल्गारिया ने उस चीज़ को फेवर किया है। तो रशिया के अगेंस्ट में यहाँ पर ये दोनों कंट्रीज़ गई हैं, ये यहाँ पर इनका मेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ पे बोला गया कि भाई जो एसेंशियल गैस जा रहा था इन कंट्रीज़ के अंदर में, अब उसकी सप्लाई कट कर देंगे, अब अपने आप यहाँ पे कहीं से भी गैस परचेज़ करो। हालांकि बोला ये भी गया इस आर्टिकल के अंदर, ज़्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पोलैंड वगैरह है, बुल्गारिया वगैरह है, इन लोगों ने यहाँ पर पहले से ही आप कह सकते हो दूसरे कंट्री के साथ में काफ़ी सारा गैस का कनेक्शन बना रखा है, तो वहाँ से भी ये लोग गैस को ले रहे हैं। तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा नहीं, बट इम्पैक्ट इसका देखने को मिल सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर। तो रशिया ने यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर गैस को या फिर गैस की सप्लाई को रोककर एक वार्निंग दी है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि अगर यहाँ पर सपोर्ट करते रहोगे यूक्रेन को, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे यूरोप से इस गैस की सप्लाई को कट कर देंगे। अगर गैस की सप्लाई को कट कर दिया जाएगा तो अगेन बिल्कुल यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक वाला सिनेरियो क्रिएट होगा इन कंट्रीज़ के अंदर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंडेंट है रशिया की इस नेचुरल गैस के ऊपर। क्लियर हुआ? तो ये था आर्टिकल के अंदर इन्फॉर्मेशन। मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन वगैरह दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस वाले मैप को, इधर आपको रशिया देखने को मिलेगा, इधर यहाँ पर आपको पोलैंड देखने को मिल जाएगा, और पोलैंड के नीचे यहाँ पर बुल्गारिया देखने को मिल जाएगा। तो अभी इन दोनों को गैस की सप्लाई कट डाउन कर दी गई है। और ऐसे यहाँ पे रशिया, आपको पता होगा, इधर यूरोपियन कंट्रीज़ को बहुत सारा गैस सप्लाई करता है। इनफैक्ट जर्मनी के अंदर नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, वो सब कनेक्ट होती है। यहाँ से जर्मनी को काफ़ी सारी गैस मिलती है, फिर जर्मनी यहाँ पर यूरोप को काफ़ी सारी गैस बीच से भेजता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख पाओगे। आई होप आप लोग को यहाँ पर लोकेशन वगैरह भी अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इस लोकेशन को मैं जूम करके देता हूँ, बाकी यहाँ पे टेलीग्राम पर आपको इसका पिक्चर वगैरह मिल जाएगा, पीडीएफ के अंदर मैं इसको मतलब जो भी चीज़ें वो सब प्रोवाइड करवा देता हूँ। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल निकल कर आता है कि चाइना ने अभी यहाँ पर एक और, मतलब चाइना के अंदर हमने देखा कि पहला ह्यूमन केस निकल कर आया है H3N8 बर्ड फ्लू का। तो बर्ड फ्लू का जो ये वाला स्ट्रेन है, कौन सा, H3N8 वाला स्ट्रेन, इसका इन्फेक्शन ह्यूमंस के अंदर पहली बार देखा गया है। और ये कहाँ पे निकल कर आया, चाइना में निकल कर आया। जैसे कोविड-19 निकल कर आया था चाइना से, वैसे यहाँ पर ये देखने को मिल पाएगा। नाउ ये जो वेरिएंट पाया गया है, ये एक 4 साल के लड़के के अंदर पाया गया है जो कि हेनन से बिलोंग करता है, ये बताया गया। उस लड़के के अंदर काफ़ी तेज़ी से बुखार बढ़ता हुआ नज़र आया, बहुत सारे लक्षण देखने को मिल रहे हैं 5 अप्रैल से लगातार, ये यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं, ठीक है। फिर इसी वजह से यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई जो जब पूरी तरह से चेकिंग की गई तो बिल्कुल पता ये चलता है कि ये जो बर्ड फ्लू का H3N8 वाला वेरिएंट है, वही वेरिएंट यहाँ पर इसको अफेक्ट कर रहा है।
उसके साथ साथ ये भी बताया गया जो ये H3N8 वाला वेरिएंट है ये आपको हॉर्सेस के अंदर, डॉग्स के अंदर कॉमन देखने को मिलते हैं, जो कि अब की बार इंसान के अंदर भी देखने को मिल चुका है। क्लियर हुआ? तो ये बर्ड फ्लू के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। लेकिन उसके साथ साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है, इसका स्प्रेड होने का जो रिस्क है लोगों के अंदर वो बहुत कम है, मतलब इतना फैलेगा नहीं, ऐसा यहाँ पर चाइना बोलता है। अब ये क्यों बोल रहा है फैलेगा नहीं फैलेगा, चाइना सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर बोला ये गया कि ज़्यादा कोई फैलेगा नहीं यहाँ पे, ये आप लोग देख पाओगे, ये स्टेटमेंट निकल कर आता है चाइना की साइड से। बाकी बर्ड फ्लू के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने इस प्रकार से क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू की बात करते हैं तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे बर्ड्स के अंदर यहाँ पर ये बीमारियाँ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड गीज हो गई, राजस्थान के क्रोज हो गए, उसके बाद मध्य प्रदेश और केरला की जो डक्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे बर्ड फ्लू वाली केसेस हम लोग देख पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया बर्ड फ्लू कह लो या फिर इसको एवियन इन्फ्लुएंजा कह लो, ये यहाँ पर हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस की वजह से होती है। ये क्या करता है, ये यहाँ पे बर्ड्स को अफेक्ट करता है, जो बर्ड्स हो गया, चिकन हो गया, टर्की हो गया, तो इनके ऊपर यहाँ पर ये वायरस अफेक्ट करता है और इस वायरस के आपको काफ़ी सारे स्ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगे। और फिर इससे क्या होता है, यहाँ पर चिकन्स वगैरह की जान वगैरह भी जाती है और इनके अंदर वायरस जब ये फैल जाता है, मान लो यहाँ पर कोई जानवर मर गया है, इसके कॉन्टैक्ट में कोई ह्यूमन आता है तो वो यहाँ पर बर्ड फ्लू ह्यूमन के अंदर भी चला जाता है, ये हमने देखा। नाउ बर्ड फ्लू इंसानों के अंदर कब से आना चालू हुआ, इसका इतिहास क्या है? तो सबसे पहली बार 1997 में यहाँ पे देखा गया था, ह्यूमंस के अंदर सबसे पहली बार बर्ड फ्लू पाया गया। और ये कब की बात है, ये मैंने आपको बताया 1997 की। और कहाँ की बात है, ये हांगकांग के अंदर सबसे पहली बार ह्यूमन के अंदर देखने को मिला था। लेकिन उस समय जो वो स्ट्रेन था वो था H5N1। जैसे यहाँ पे बात की गई है H3N8 वाली, तो ये बेसिकली यहाँ पर पहली बार ह्यूमन के अंदर पाया गया है। H5N1 पहली बार पाया गया था 1997 में हांगकांग के अंदर में। क्लियर हुआ? बाकी आप देख पाओगे बताया ये जा रहा है इसके वेरिएंट और भी आते हैं, जैसे H5N1 के बारे में आपने पढ़ लिया, उसके बाद H5N2, H9N2, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं इस बर्ड फ्लू के। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन यहाँ पर ट्रांसमिट होगा? नहीं, यहाँ पे बोला गया इंसानों में इंसान से इंसान के मतलब इंसान के थ्रू दूसरे इंसान के अंदर यहाँ पर ये नहीं फैलेगा। बट होगा क्या, कोई बर्ड है जिसकी जान चली गई है, ठीक है, अब उसके कांटेक्ट में यहाँ पर कोई इंसान आता है, या फिर यहाँ पे कोई बर्ड है जो बर्ड फ्लू से सफ़र कर रही है, उसके कांटेक्ट में कोई आता है, तो वो उस इंसान के अंदर वो बर्ड फ्लू आ सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, बाकी यहाँ पे पर्सन टू पर्सन जो ट्रांसमिशन है ये यहाँ पर बहुत कम ही यहाँ पे चांसेस है, अभी फ़िलहाल कोई ट्रांसमिशन ऐसा देखने को मिला नहीं है, ये यहाँ पे बताया गया। बाकी एक क्वेश्चन दिमाग में लोगों के और आता है कि मान लो यहाँ पर कोई चिकन है, ठीक है, अब कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, वो चिकन अगर खा रहा है तो क्या अगर उस चिकन को ये बर्ड फ्लू हुआ तो वो चिकन खाने से उस इंसान को हो जाएगा? देखो हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, वो चिकन को उबाल रहा है अच्छे से, मतलब उसको कुक कर रहा है, प्रॉपरली कुक करने के बाद में यहाँ पर उसको खाया जा रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब कुक करेंगे चिकन को तो उसकी वजह से जो हीट मिल रही है उसको, उस हीट की वजह से वो वायरस मर जाता है, तो उसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? बाकी अब बर्ड फ्लू की रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके लक्षण के बारे में बात करें तो लक्षण काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर बुखार हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट और पेट में दर्द, डायरिया, इस प्रकार के यहाँ पे लक्षण देखने को मिल जाते हैं बर्ड फ्लू वाले केसेस के अंदर में। बाकी क्वेश्चन ये है आखिरी, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। आप ठीक कर सकते हैं तो ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो एंटीवायरल ड्रग का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर एक ड्रग का रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा रहता है, वो है ओसेल्टामिविर। जो ओसेल्टामिविर है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ह्यूमन को सर्वाइव करने में मदद करता है, खासकर बर्ड फ्लू के केसेस में, ये आप लोग देख पाओगे इसके अंदर बताया गया। आई होप आप लोग को बर्ड फ्लू के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल चुकी है। उसके बाद बराबर में आप यहाँ पे आर्टिकल देख पाओगे, जो जनता कोर्ट है इन्होंने जेल कर दिया है सूकी को 5 साल के लिए फॉर करप्शन। आपको पता होगा ये चर्चा की जा रही है म्यांमार की। म्यांमार के हालात ऑलरेडी काफ़ी ख़राब हैं, पिछले साल मिलिट्री कू आ चुका था, तख्ता पलट हो गया था, और उस तख्ता पलट की वजह से काफ़ी सारे क्राइसिस क्रिएट हुए, लोगों की जानें गई। इनफैक्ट वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ के लोगों को मारा है, जब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे नहीं हमें यहाँ पे अपनी मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें खुद की डेमोक्रेसी चाहिए।
तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, इसकी वजह से काफ़ी क्राइसिस क्रिएट हुए। और उस समय यहाँ पर जिन लीडर को हटाया गया था वो यहाँ पर ये थी ऑन्ग सान सू की। ऑन्ग सान सू की यहाँ पे पहले लीडर हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इनको मिलिट्री ने हटा दिया और हटाने के बाद कस्टडी में लिया गया और इनके ऊपर अभी बहुत सारे चार्जेस लगा दिए गए। अभी फ़िलहाल करप्शन के चार्जेस भी लगा दिए गए, इसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो जेल वगैरह कर दी गई है। तो ये म्यांमार के बारे में थोड़ा सा सिनेरियो था, बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको देखने को मिलेंगी नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आएंगे एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। एडिटोरियल्स देखेंगे, पर्टिकुलरली हमारे पास आज 5 एडिटोरियल हैं डिस्कस करने के लिए, काफ़ी अच्छे आर्टिकल हैं। यहाँ पे ये वाला आर्टिकल आप देख पाओगे, बात करता है कोविड-19 की वजह से एजुकेशन के ऊपर कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल्स लगभग लंबे समय से बंद हैं, ठीक है, 480 दिन 485 दिन हो चुके हैं बंद हुए, तो उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी गई। मतलब एक अच्छा आर्टिकल ओवरऑल डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं ऑथर के। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, हेट स्पीच को लेकर इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको कवर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर और इतना कुछ खास आर्टिकल नहीं है। देन उसके बाद अगले पेज पर आप देख पाओगे ये वाला आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे बात की गई है हाइड्रोजन के बारे में। जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है वो हम लोग ले सकते हैं, मतलब एनर्जी के बेसिस पर हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहेगा, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन। तो कैसे वो काम किया जा सकता है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऑथर ने दी है, इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर बातचीत की गई है वर्कर्स के सेफ्टी के बारे में, ऑश कोड के बारे में। ऑश कोड क्या होता है वो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, जिसको हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऑथर क्या मेंशन करती है इसको डिस्कस किया जाएगा। फिर उसके बाद आज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर भी काफ़ी आर्टिकल आते हैं, तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल एक्सपोर्ट के ऊपर बैन कर दिया गया। पाम ऑयल को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ इंडोनेशिया के अंदर में। तो यहाँ पे आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से समझाया कि इंडोनेशिया में आखिरकार ये क्राइसिस क्या है, क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का एक टॉप प्रोड्यूसिंग मतलब टॉप कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा बहुत कम ही होता है कि जिस कंट्री के अंदर यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है उसी कंट्री के अंदर उसकी कमी हो जाए, ठीक है। और अब कह सकते हो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल को इंपोर्ट करता है। अब हम लोग इंडोनेशिया से भी काफ़ी सारा तेल खरीदते हैं, तो ये जो इंडोनेशिया के अंदर हालात ख़राब हुए हैं इसकी वजह से भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी इस आर्टिकल के अंदर है, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये यहाँ पर आपको 4-5 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, ये सारे एडिटोरियल्स हम लोग कवर करने वाले हैं अभी। लेकिन उसके साथ साथ फटाफट यहाँ पर हम लोग अपना डेली का मेंस क्वेश्चन जो लेते हैं वो मेंस क्वेश्चन लेते हैं, और इसका आंसर आप सभी लोगों को लिखना है। क्वेश्चन ये है कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो ये हमारा डिफेंस पूरा का पूरा सेक्टर है, हम लोग हथियारों को बना रहे हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो किसी भी कंट्री के इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। आपको बताना यह है कि करंट टाइम पे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट किस प्रकार से ग्रो हुआ है। देन यहाँ पे स्टेप्स ये भी बताना है कि हम लोगों ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। आप लोग बता सकते हो, आपको याद होगा काफ़ी सारे आर्टिकल्स मैंने इसके ऊपर पढ़ा रखे हैं, ठीक है, हमने काफ़ी सारे जो वेपन्स है उसको बैन वगैरह भी कर दिए, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। बहुत अच्छे से आंसर यहाँ पर इसका लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका आंसर लिखना है आप सभी लोगों को, फिर उसके बाद कहाँ पर ये पोस्ट करना है आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब आप टेलीग्राम पर जाओगे तो सर्च करना दीपक यादव एजुकेशन। अब यहाँ पे जब आप लोग चैनल देखोगे तो एक मेंस आंसर राइटिंग वाला चैनल भी आप लोग को मिलेगा। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोग आ पाओगे, जैसे ये कल 27 अप्रैल का डेली मेंस क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, जैसे आप इस पर टैप करोगे ये आपको एक अगले पेज पर लेकर चला जाएगा, वहाँ पर आप लोग अपने पिक्चर्स वगैरह को सेंड कर पाओगे, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोग इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। काफ़ी सारे लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन डेली बेसिस पर अटेम्प्ट करते हैं, उसको पोस्ट करते हैं और आपस में उन क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं। तो आप लोग को भी यहाँ पर डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। ओके, आगे चलते हैं। तो पहला आर्टिकल हम यही वाला डिस्कस करेंगे कि इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन क्यों लगाया गया। तो इसके लिए ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स रेडी हैं, बस खाली ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलना। यहाँ पे देखो, पहली चीज़ क्या है, देखो मैंने आपको बताया ना, किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब अद्भुत सी बात हो जाती है कि वो देश उस चीज़ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मतलब पाम ऑयल की बात करें हम यहाँ पर, पाम ऑयल के मामले में इंडोनेशिया पूरे दुनिया में नंबर 1 पर आता है, जो कि सबसे ज़्यादा पाम ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे हमने ये देखा कि ऑयल के क्राइसिस चल गए, वहाँ पे दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। दाम बढ़ने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि उसने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया
और करंट टाइम पे एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन ही कर दिया कि अब हम लोग एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो ऐसा सब क्यों हुआ, उसके पीछे के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कारण हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा तो है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। बाकी पाम ऑयल की बात करें तो यहाँ पर ये जो तेल है हम लोग इसको खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, फूड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद बायोफ्यूल के भी अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बायोफ्यूल क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने सफ़र किया है। पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं इंडोनेशिया की। यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप देखोगे, इधर आपको इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमारा महान भारत आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया को थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं। ये आपको पूरा का पूरा इंडोनेशिया का मैप देखने को मिल जाएगा। इधर जकार्ता हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इंडोनेशिया आइलैंड्स कहलाते हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जकार्ता नहीं है, वैसे जकार्ता याद होगी आप लोगों को, पिछली बार हमने ये गलती करी थी। आप लोग बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में इंडोनेशिया की करेंट टाइम पर कैपिटल क्या है। आओ क्वेश्चन पर आते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पाम ऑयल इंडोनेशिया के अंदर वो आखिरकार कितना प्रोड्यूस होता है। पहले मैं आप लोगों को कुछ स्टैटिकल डेटा बता देता हूँ जिसके बेसिस पर हम पूरे आगे का आर्टिकल समझेंगे। तो जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है साल 2021-22 का, 2021-22 में अक्टूबर से लेकर सितंबर के बीच में जो इंडोनेशिया का पाम ऑयल प्रोडक्शन है वो 45.5 मिलियन टन तक का पहुंचा था। इनफैक्ट जितना प्रोडक्शन दुनिया भर में हो रहा है उसका 60% प्रोडक्शन यहाँ पर इंडोनेशिया अकेला कर रहा है। तो इंडोनेशिया एक टॉप की कंट्री है। इंडोनेशिया के बाद जो दूसरा देश है वो आता है मलेशिया। मलेशिया के अंदर साल 2021-22 के अंदर पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो 18.7 मिलियन टन्स का पहुंचा था। तो नंबर 1 एक्सपोर्टर और नंबर 1 प्रोड्यूसर इंडोनेशिया और नंबर 2 पर मलेशिया। अब इंडोनेशिया की बात करें तो एक्सपोर्ट कितना करता है, तो इन्होंने 45.5 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन किया। इसमें से एक्सपोर्ट इन्होंने 29 मिलियन टन तक का कर दिया, जिसमें से भारत बहुत सारा तेल खरीदता है इंडोनेशिया से। क्लियर हुआ। बाकी मैं आप लोगों को और बताता हूँ आगे और क्या हुआ है। देखो सिचुएशन इंडोनेशिया के अंदर ये हुई है कि एक टाइम पर 1 लीटर पाम ऑयल का जो प्राइस है वो 14,000 इंडोनेशियन रुपया हुआ करता था, और हमने देखा रिसेंटली ये 14,000 से बढ़कर 22,000 इंडोनेशियन रुपया पड़ चुका है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या 1 लीटर तेल 22,000 रुपये का है? देखो नहीं, 22,000 रुपये का नहीं है, 22,000 इंडोनेशियन रुपया क्या है। तो 22,000 इंडोनेशियन रुपया आप कह सकते हो कि $1 से भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। तो सॉरी 14,000 इंडोनेशियन रुपया $1 से के आसपास देखने को मिलेगा, $1 से थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगा। तो ये उनकी करेंसी है, ठीक है, तो उनके करेंसी के टर्म्स में देखना है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइसेस आपने देखा कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए। अब प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए जिसकी वजह से यहाँ पर क्या किया गया, सरकार ने एक सीलिंग प्राइस लगा दिया। सरकार ने यहाँ पर बोल दिया कि अब जो है जितनी भी दुकानें हैं या फिर इंडोनेशिया के अंदर जितना भी तेल बिक रहा है वो 14,000 इंडोनेशियन रुपया से ऊपर का नहीं बिकेगा। मतलब 1 लीटर तेल का प्राइस इतना फिक्स है। अब क्या हो रहा था, प्रोडक्शन बहुत महंगा हो रहा था, लोग इतने कम दाम में तो बेच नहीं पा रहे थे, तो लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है ना, ये सुपर मार्केट से मतलब डिसअपियर होना चालू हो गया। मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोगों को लॉस हो रहा था। सरकार ने बोला था भाई यहाँ पर इतना ही हम लोग प्राइस रखेंगे, इससे ऊपर प्राइस नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से आप देख पाओगे जो मार्केट है, मार्केट से ये तेल ही गायब हो गया। ये हम लोगों ने देखा। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखने को मिल जाएगी, और फिर उसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं कि हाँ इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल क्राइसिस आया है। पहला फैक्टर आपको देखने को मिलेगा रशिया यूक्रेन का वॉर। अब रशिया यूक्रेन का वॉर का इससे क्या लेना देना, देखो मैं आपको समझाता हूँ। रशिया यूक्रेन की जब हम लोग बात करते हैं तो दुनिया भर का जो ट्रेड है वो रशिया यूक्रेन के मतलब थ्रू भी होता है। अगर हम लोग बात करें ऑयल के मामले में, कच्चे तेल के मामले में, जो हम लोग पेट्रोल वगैरह परचेज़ करते हैं तो उसमें रशिया यूक्रेन टॉपर हैं, या फिर गेहूं के मामले में बात करें तो अगेन रशिया यूक्रेन टॉपर हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग व्यापार प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। तो वीट प्रॉपरली नहीं आ पा रहा। आपको पता होगा रिसेंटली मैंने आपको इसके बारे में पढ़ा रखा है, जो गेहूं है वो यहाँ पर ये लोग कंट्रीज़ नहीं दे पा रही हैं। इसकी वजह से भारत के पास अपॉर्चुनिटी है। भारत ने काफ़ी सारा गेहूं लगभग हम लोग इजिप्ट को भी देंगे, उसके लिए हम लोग तय कर चुके हैं, और भी दूसरी कंट्रीज़ को हम लोग गेहूँ पहुँचाएंगे जो कि पहले रशिया यूक्रेन से ले रहे थे। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से क्राइसिस क्रिएट हुए हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ और नोट करो, नोट ये है कि जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल का प्रोडक्शन भी यूक्रेन और रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब जब ये क्राइसिस क्रिएट हुए
तो दुनिया में सनफ्लावर ऑयल का भी शॉर्टेज देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या था, जो व्यापार वगैरह है वो थम गया था। सनफ्लावर ऑयल रशिया यूक्रेन में हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। अब व्यापार बंद हुआ तो ब्लैक सी से यहाँ से सामान निकलना बंद हो गया, और उसके बाद हमने ये देखा कि सनफ्लावर ऑयल मार्केट में नहीं पहुँचा। अब सनफ्लावर ऑयल का शॉर्टेज हुआ तो लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए, लोग शिफ्ट हुए पाम ऑयल की तरफ। लोग यहाँ पर पाम ऑयल को परचेज़ करने लगे, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद क्या हुआ, पाम ऑयल का भी शॉर्टेज हो गया। अब उसके बाद इंडोनेशिया के अंदर आप देख पाओगे, इसकी चक्कर में जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते हुए चले गए, और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई कि करंट टाइम पे इंडोनेशिया को अपना पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना ही बैन करना पड़ गया। अब यहाँ पर हमने दो फैक्टर तो इसके डिस्कस कर लिए हैं कि पहला क्या है, दूसरा क्या है। तीसरा आप देख पाओगे, देखने को मिलेगा इंडोनेशिया की तरफ से एक मतलब कलाकारी दिखाई गई। कलाकारी कह सकते हो, वो कलाकारी यह है कि इन्होंने पाम ऑयल को बायोफ्यूल के अंदर इस्तेमाल करना सही समझा, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। कम करते तो सही था, बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने करना सही समझा। अब इसका मतलब क्या है, देखो आज के टाइम पर पेट्रोल के अंदर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ब्लेंड करने के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। हम लोग ये ब्लेंड करके पेट्रोल का जो है यूज़ का मतलब कम पेट्रोल लाएंगे और कुछ उस चीज़ पेट्रोल के अंदर कुछ चीज़ मिला देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सोल्यूशन जो है बढ़ जाएगा और पेट्रोल की लागत कम लगेगी, है ना। ऐसा यहाँ पर आप लोग देख पाते हो। तो इसी प्रकार से क्या है, पेट्रोल के अंदर पाम ऑयल भी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाम ऑयल को एज अ बायोफ्यूल इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल के अंदर ब्लेंड कर देंगे। अब पेट्रोल के अंदर या फिर डीजल के अंदर ब्लेंड कर दिया जाएगा पाम ऑयल को, तो वो यहाँ पे वर्क करेगा। इससे ऑयल की खपत थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। जो हमारा जो तेल वगैरह, पेट्रोल की खपत, डीजल की खपत थोड़ी सी कम होगी, उसके अंदर हम पाम ऑयल डाल के चला सकते हैं। अब इंडोनेशिया सरकार ने साल 2020 से क्या किया, 30% ब्लेंडिंग को मैंडेटरी कर दिया कि भाई जो भी यहाँ पर डीजल है उसके अंदर 30% तक पाम ऑयल हम लोग मिक्स करेंगे। अब इसकी चक्कर में क्या हुआ, एक शॉर्टेज सा क्रिएट हुआ कि भाई इतना सारा तेल जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 30% ये ब्लेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत बड़ी कमी देखने को मिल गई थी। क्लियर हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे पेट्रोल के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इस पाम ऑयल को ब्लेंड कर देते हैं। अब एट द लास्ट क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि भाई इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो ये भी ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर है। हम लोग सबसे ज़्यादा जो खाने वाले तेल है ना, वो बाहर विदेशों से मंगाते हैं। हमारा जो एनुअल इम्पोर्ट है वो 14-15 मिलियन टन्स का हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया। और जिसमें से पाम सिर्फ पाम ऑयल ही हम लोग 8 से 9 मिलियन टन तक मंगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेटा है कि हम लोग इतना सारा तेल यहाँ पे अलग अलग देश से मंगा रहे हैं। पाम ऑयल जो है वो अलग अलग कंट्रीज से मंगा रहे हैं, और अलग अलग कंट्रीज़ में सबसे ऊपर जो कंट्री आती है वो है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया अभी तक यहाँ पर एक टॉप सप्लायर था भारत का, बट क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि अब तो इंडोनेशिया ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया, अब भारत क्या करेगा। तो सिंपल सी बात है, भारत दूसरे कंट्री पर शिफ्ट हो गया। ये हम लोगों ने देखा है। एक टेबल में आप लोग को दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि इंडोनेशिया के बाद में सेकंड कंट्री जो है वो है मलेशिया। तो भारत ने क्या किया है, 2021-22 से ही आप लोग देख पाओगे मलेशिया से हमने तेल ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर दिया है। इस डेटा को अच्छे से देखो, ये डेटा एक ऑफिशियल डेटा है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का। इन्होंने ये दिखाया कि जो क्रूड पाम ऑयल है, जब हम लोग बात करते हैं पाम ऑयल की, तो 2015-16 में आप देख पाओगे इंडोनेशिया से हम लोगों ने 37% खरीदा है, ठीक है, 37 लाख टन खरीदा है, और मलेशिया से 33 लाख टन खरीदा है। मतलब मलेशिया से कम खरीद रहे थे हम। 2016-17 में आप देख पाओगे अगेन यही सिचुएशन। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा 2021-22 के अंदर में। 2021-22 के अंदर से ही हमने देखा इंडोनेशिया के अंदर पाम ऑयल को लेकर सिचुएशन ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे आप पहली बार देख पाओगे कि हमने इंडोनेशिया से पाम ऑयल कम इंपोर्ट किया है और मलेशिया से ज़्यादा इंपोर्ट किया है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर दूसरे कंट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन आता है हमारे पास अगला एडिटोरियल। यहाँ पे लिखा है चंद्रकांत लारिया जी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। अब इनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हो। एक प्राइमरी केयर फिजिशियन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर में। तो डिस्कशन करते हैं इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने ये लिखा कि देखो कोविड-19 जो पैंडेमिक है, डेफिनेटली यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिसरप्शन देखने को मिला है स्कूल एजुकेशन के अंदर। मैं आपको लाइन टू लाइन सारी चीज़ें कवर करवाता रहूँगा, यहाँ से मैं पढ़ता हुआ चलूँगा यहाँ तक, बस खाली आप लोग अच्छे से सुनते हुए चलना, ठीक है। अब कोविड-19 पैंडेमिक एक सबसे बड़ा डिसरप्शन बना है स्कूल एजुकेशन के अंदर में। पिछले 100 साल में भी हमने इस प्रकार का डिसरप्शन नहीं देखा। अब यहाँ पे बताया गया कि अभी भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, काफ़ी महीने लगने वाले हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा सही होने में।
और हमने ये भी देखा कि ये बताया गया स्कूल एजुकेशन के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ा है। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट आती है यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और ये रिपोर्ट मेंशन करती है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस, अ पाथ टू रिकवरी करके इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था पिछले साल दिसंबर के मंथ में। तो इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि हमने ये देखा है कि पैंडेमिक के अंदर स्कूल्स जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। बहुत सारे स्कूल्स हमने देखा कि कंट्री के अंदर थोड़े बहुत खुले थे, खुद यहाँ पे पूरी तरह से बंद थे, यानी कि कुछ पार्शली चल रहे थे और कुछ फुल्ली क्लोज थे। और हमने देखा कि 224 दिन तक, मतलब कि मैक्सिमम दुनिया भर के अंदर 224 दिन तक जो ये स्कूल्स है वो बंद रहे हैं। लेकिन उसी सेम पीरियड में बात करें इंडिया की, तो हमने दुनिया भर में देखा, दुनिया भर में 224 दिन तक स्कूल बंद हैं, लेकिन इंडिया के अंदर करंट टाइम तक, आज के टाइम तक भी काफ़ी सारे स्कूल बंद हैं। इंडिया के अंदर 450 से लेकर 480 दिन तक स्कूल बंद रहे हैं, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारे रीज़न दिए गए। ओमिक्रॉन आ गया था, ठीक है, SARS-CoV-2 का एक नया वेरिएंट देखने को मिल गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा थर्ड वेव आ गया था, इसकी वजह से स्कूल जो है वो बंद ही बंद रहे, ये यहाँ पे बताया गया। और अब यहाँ पर थोड़ा बहुत स्कूल खुलना चालू हुए बताया गया, लेकिन अभी भी सारे स्कूल प्रॉपरली नहीं खुल रहे हैं, ये भी यहाँ पर बताई गई है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर लोगों ने काफ़ी लंबे समय से स्कूल को अटेंड ही नहीं किया है। इंडिया के अंदर ज़्यादातर हम लोग देख पाएंगे लंबे समय से स्कूल्स बंद हैं, तो ये यहाँ पे ऑथर मेंशन करते हैं। फिर ऑथर यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि देखो ये सब कैसे हो रहा है। स्कूल्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, इन सब ने यहाँ पर कुछ ऑफलाइन क्लासेस वगैरह यहाँ पर करनी चालू करी थी। फिर कोई कोविड-19 का केस निकल कर आता है, तो उसके बाद में यहाँ पर फिर से जो पेरेंट्स हैं उनके थ्रू गुहार लगाई जाती है, नहीं हम लोग यहाँ पे अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे, और फिर उसके बेसिस पर हाइब्रिड क्लास वापस से स्टार्ट हो जाती है। मतलब थोड़ा स्कूल थोड़े टाइम के लिए खुलेगा और फिर बाकी सारी जो ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और इनफैक्ट यहाँ पे क्या हुआ, करंट टाइम में तो कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो कि हाइब्रिड मोड में शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब स्कूल कम जाएंगे बच्चे और ऑनलाइन पढ़ाई घर पे बैठकर ज़्यादा करेंगे। तो कुछ स्कूल तो प्राइवेट ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर ऐसे ही तरह से काम करने वाले हैं अब से, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे पेरेंट्स के थ्रू काफ़ी सारी डिमांडिंग आती है कि भाई यहाँ पर जैसे जब केस के बारे में सुनते हैं तो पेरेंट्स को ऑब्वियस सी बात है चिंता तो रहती है अपने बच्चों की। तो यहाँ पर फोकस वो करते हैं कि स्कूल बंद हो जाए, यहाँ पर जो बच्चा है वो घर पे बैठ के पढ़ाई कर लेगा थोड़े टाइम तक, ठीक है। उसके बाद जब सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाएगी तब यहाँ पर वो बच्चा पढ़ पाएगा। लेकिन आप कब से कब तक वेट कर रहे हो? आपने यहाँ पे 480 दिन, ठीक है, इतना वेट कर लिया, 500 दिन वेट कर लिया, उसके बाद तक सिनेरियो सही नहीं हुआ, तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पर चीज़ें मेंशन करी गई। अब उसके बाद यहाँ पे ऑथर मेंशन ये करते हैं कि देखो स्कूल बंद हुए, इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ा होगा, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट बच्चों की लर्निंग के ऊपर पड़ा है, ठीक है। लर्निंग बहुत ज़्यादा वीक हुई है, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी बता चुकी हैं। चिल्ड्रन आज के टाइम पर देखो फैमिली का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। अब देखो जो कोविड-19 केसेस है ये कहीं पर भी निकल कर आ रहा है, ठीक है। कोई भी बच्चा यहाँ पर अगर पॉजिटिव पा रहा है, मतलब पॉजिटिव आ जा रहा है, तो यहाँ पर इससे काफ़ी सारी टेंशन्स वगैरह क्रिएट हो जाती हैं पेरेंट्स के अंदर में, आपको बताए। लेकिन हम लोग देखें तो 2 साल से ये पेंडेमिक चल रहा है ना। और हमने देखा यहाँ पर कि बिल्कुल बच्चा भी इन्फेक्ट हो सकता है और बच्चा ठीक भी हो जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को समझना होगा, यहाँ पे जो चिल्ड्रन है उनको यहाँ पे SARS-CoV-2 इन्फेक्शन से एक तरीके से वो इन्फेक्ट होता है बच्चा, और जैसा कि कोई एडल्ट इन्फेक्ट होता है वैसे यहाँ पे बच्चा भी इन्फेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो सही हो जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख पाते हैं। देन उसके बाद हमें बताया गया कि कोई खबर आ गई कि भाई यहाँ पर एक बच्चा इस स्कूल के अंदर डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको उसके अंदर कोविड पॉजिटिव पाया गया है। तो जब स्कूल खुलने लगते हैं तो ऐसी कोई खबर आ जाती है, कोई एक खबर भी आती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो फोर्स करने लगते हैं स्कूल्स के ऊपर कि भाई आप लोग यहाँ पर अभी स्कूल्स कंडक्ट ना करो और जो है स्कूल्स को बंद कर दो, ठीक है, यहाँ पे बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर लेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं। लेकिन समझना ये होगा कि क्या बच्चा वो सिर्फ स्कूल के अंदर इन्फेक्ट हुआ है, हो सकता है वो घर में फैमिली मेम्बर से इन्फेक्ट हुआ हो सकता है वो सोसाइटी में इन्फेक्ट हुआ हो सकता है कहीं और पर इन्फेक्ट हुआ हो, या फिर स्कूल के अंदर इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पर केसेस निकल कर नहीं आए कि भाई स्कूल के अंदर इन्फेक्ट हुआ है, बहुत कम तरीके से हम लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पर एक बच्चा इन्फेक्ट हुआ है, इसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मतलब दूसरे स्कूल को दूसरे स्कूल को बंद करवा रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाली हैं और बिल्कुल भी नहीं हुई हैं। तो चैलेंज अपने आप में बहुत ज़्यादा निकल कर आए हैं, और चैलेंज सबसे बड़ा यह है इस स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों के अंदर लर्निंग लॉस देखने को मिला है। बच्चों के अंदर यहाँ पर चीज़ों को समझने की क्षमता कम हुई है। अब
ऑथर ये बोलते हैं कि हमें क्या करना होगा, इसी लर्निंग को रिकवर करना होगा, चीज़ें दोबारा से सही करनी होंगी। और वो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए गए। पहला स्टेप यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं, हमें स्कूल्स को वापस से देखो ओपन करना होगा। और मत देखो, ओपन करने का मतलब यहाँ पर जो सभी बच्चे वो स्कूल्स यहाँ पर रिटर्न होंगे, लेकिन इस चीज़ के ऊपर फोकस करने के साथ साथ जो भी हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है हर एक राज्यों के अंदर, उनको फोकस ये करना होगा कि हर एक बच्चा को यहाँ पर क्या करना जाए, एक तरीके से उनको वो एलिजिबल होने चाहिए, वो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट करवा पाएँ। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिला कि बच्चा स्कूल के अंदर एनरोलमेंट ही नहीं करवा पाया, एडमिशन नहीं करवा पाया। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप ना करे, बाहर ना निकले, प्लस हर एक जो सिंगल चाइल्ड है उसका एनरोलमेंट प्रॉपर हो पाए। और आपको स्पेशल अटेंशन देना होगा बच्चों के ऊपर, खासकर गर्ल्स के ऊपर, और साथ साथ जो पुअर और बैकवर्ड वाले बच्चे हैं या फिर गांव वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस देना होगा। और खासकर उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ बच्चे जो कि एलिजिबल हैं नर्सरी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, क्या क्लास 1 के अंदर, क्लास 2 के अंदर आने के लिए, तो उनको एक स्पेशल अटेंशन दो और उनका एडमिशन लो। क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स ने एडमिशन ही नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से एनरोलमेंट रेट भी कम हो चुका है, ठीक है। और पेरेंट्स ने भी एनरोलमेंट मतलब एडमिशन नहीं दिलवाया, जिसकी वजह से एनरोलमेंट रेट कम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एनरोलमेंट रेट कंट्री का बिल्कुल भी नहीं डाउन होना चाहिए। क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पर स्टेप जो है ऑथर ने बोला है कि जो लर्निंग लॉस हम लोगों ने देखा है पिछले 2 सालों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा कमियां देखने को मिल गई लर्निंग को लेकर। अब लर्निंग रिकवरी को हमें प्रायोरिटी के ऊपर रखना होगा, हर एक राज्य सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम लोग इसको रिकवर कर सकें। और जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों की लर्निंग के ऊपर में, प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी को लेकर आएँ जिससे लर्निंग को रिकवर किया जाए। प्लस यहाँ पे हमारा पूरी तरह से टाइम है, हमें टीचिंग टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा, प्लस हम लोग को टीचर्स को एक प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो, जो ये मेंटर टीचर इनिशिएटिव है, ये हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर चलते हुए देखते हैं दिल्ली के अंदर में, और ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हाँ भाई, अगर टीचर को ट्रेन कर दिया जाए तो वो यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे बताया गया ये अच्छा समय है कि हम लोग यहाँ पर टीचर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एक इनोवेटिव अप्रोच है जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर बच्चों की लर्निंग रिकवरी को और ज़्यादा इन्हेंस कर पाएंगे। तो 2 सॉल्यूशन यहाँ पे ऑथर ने दिए। तीसरा सॉल्यूशन यहाँ पर ये दिया, जब आप लोग यहाँ पर ये पैंडमिक को देखोगे, ठीक है, हम यहाँ पर ना पैंडमिक को देखा, साथ साथ आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे जो हर एक इंडियन स्टेट है वो यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है स्कूल एजुकेशन को लेकर। अब क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको भी यहाँ पर देखना चाहिए। और आज के टाइम पर जो ये पेंडेमिक रिलेटेड चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस काफ़ी छोटे पड़ जाएंगे अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे ऑथर ने यहाँ पर ये बोला कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कुछ सही तौर तरीके में पैसा खर्चना चाहिए इन स्कूल्स के ऊपर। इंडिया के अंदर बात करें, जो एजुकेशन के ऊपर हमारा खर्चा है वो हमारे जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 3% देखने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे देशों से कम है। इनफैक्ट मिडिल इनकम कंट्रीज़, लो इनकम कंट्रीज़ के अंदर भी इससे ज़्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत कम पैसा खर्चा जाता है, ये यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि देखो, यहाँ पर हमने स्टडीज़ देखी हैं, रिपोर्ट्स देखी हैं कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और इनको मतलब स्कूल एज के अंदर जो देखने को मिल पाते हैं। और ये पेंडेमिक की वजह से जो है चीज़ें थोड़ी सी डबल हो चुकी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आए। नाउ करना क्या होगा, जो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है इंडिया के अंदर में, इनको ज़रूरत है कि हम लोग साथ मिलकर काम करें और स्कूल के अंदर रेगुलर सर्विसेज दें। किसी के बच्चे को भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं होने चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ को देखें, प्लस हेल्थ चेकअप दिया जाए बच्चों को, ये फोकस कर सकते हैं हम लोग। प्लस यहाँ पे छोटे छोटे और इनिशिएटिव्स उठाए जा सकते हैं स्कूल के अंदर में, जैसे कि जो सोप है, सैनिटाइजर्स वगैरह, ये प्रमोट किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर 5वां स्टेप ऑथर ने बोला है, मिड डे मील सर्विसेज को आपको रिज्यूम करना होगा। लगभग 2 साल से मिड डे मील स्कीम नहीं चली है। मिड डे मील स्कीम जहाँ पर बच्चों को स्कूल के अंदर में खाना देती है सरकार, ठीक है, जहाँ पे कुछ अच्छा खाना दिया जाता है। यहाँ पे बताया गया लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं इंडिया के अंदर में जिनका न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के इस मील के ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ पे सरकार ये मिड डे मील स्कीम चला रही है। सिर्फ इस खाने की वजह से यहाँ पर 12 करोड़ बच्चों को एक अच्छा सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, एक अच्छा खाना मिलने की वजह से। अब एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो इससे क्या होगा, बच्चे का हेल्थ डेवलप होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी, और इम्यूनिटी डेवलप होगी तो मतलब इन्फेक्शन से लड़ पाएगा। तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको फोकस करना होगा।
प्लस स्कूल के हाइजीन के ऊपर फोकस करो, ठीक है, आप लोग सोप प्रोवाइड करवाओ, टॉयलेट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा। ये छोटे छोटे काम आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करके, और ये छोटे छोटे काम करने के बाद ही यहाँ पर हम लोग काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट या काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग देख पाओगे कोविड-19 को, तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम लोग बात करें बच्चों के अंदर जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ठीक है, कोविड-19 तो इस बीमारी से काफ़ी कम देखने को मिलेगा। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से तो ज़्यादा बच्चे सफ़र कर रहे हैं, तो आपको ये भी तो देखना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये स्टेप्स उठा लें तो इसके बेसिस पर चीज़ें डेवलप हो सकती हैं। फिर एट द लास्ट यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि सरकार को ज़रूरत है कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने की, स्कूल एजुकेशन को वापस से ट्रैक पर लाने की। गवर्नमेंट, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़, स्कूल्स, इन सबको साथ में आना पड़ेगा। एक केस मतलब अगर एक चाहेगा तो नहीं होगा, ये सब मिलकर चाहेंगे तो यहाँ पर ये काम हो पाएगा। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे फ्यूचर हैं, इनफैक्ट हमारे नेशन का जो फ्यूचर है, उसको हम लोग ना बर्बाद होने दें। क्योंकि आज के टाइम पर अगर बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी इस प्रकार से डाउन होती रहेगी तो इससे काफ़ी सारे कंसर्न्स हम लोग देख पाएंगे। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल भी समझ में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन। यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है दो व्यक्तियों के थ्रू, रमित कालिया और उसके बाद यहाँ पर इधर उषा और सुरेश आपको देखने को मिलेंगी। तो इन्होंने मेंशन किया ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लेकर। इंडिया की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, इसको हमने अभी 17 फरवरी 2022 में रिलीज़ किया। और यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग हाइड्रोजन सेक्टर को थोड़ा सा बूस्टअप करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने कंट्री के अंदर में। करंट टाइम पे बहुत बड़ी आवश्यकता भी हमारे लिए, ज़रूरत क्यों है? हमने देखा रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमने देख पा रहे हैं कंट्री के अंदर या फिर दुनिया भर के अंदर एनर्जी को लेकर जो क्राइसिस है वो बढ़ चुका है। चाहे आप लोग क्रूड ऑयल का क्राइसिस देख लो या फिर नेचुरल गैस का क्राइसिस देख लो, तो काफ़ी सारी चीज़ों का जो क्राइसिस है वो लगातार बढ़ चुका है। इनफैक्ट उनके जो प्राइस वगैरह हैं, दाम वगैरह, वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो तो चुके हैं, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये इसके अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और हमारे पास ये करना है हम लोगों को कि हाइड्रोजन के सेक्टर के अंदर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। ग्रीन हाइड्रोजन स्पेशली हम लोग को अच्छे से डेवलप करना है, जिसके बेसिस पर हम लोग एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन पाएँ, किसी से हम लोग परचेज ही ना करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, एक अलग से देश। क्योंकि करेंट टाइम पे जो क्राइसिस है जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई हमारे अंदर भी, मतलब हमारे कंट्री में भी आप देख पाओगे इसके इम्पैक्ट देखने। ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कंट्री के अंदर भी पड़ेगा। तो कंट्री के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ा है, इससे पता चलता है कि भारत को यहाँ पर एक इंडिपेंडेंसी की आवश्यकता है। तो वो इंडिपेंडेंसी हमें दे सकता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एक नए समय का फ्यूल देखने को मिलता है, इंडिया का एक गेटवे है जो कि इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाएगा। हाइड्रोजन आज के टाइम पर एक सबसे बड़ा रोल प्ले भी कर रहा है और फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग पोल्यूशन ना करें, ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ें, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं? वो भी हम लोग हाइड्रोजन की मदद से कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया। देन उसके बाद आपको आज के टाइम पर दो प्रोमिनेंट फ्यूल देखने को मिलेंगे, एक हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी। ये दो मेजर एनर्जी आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये जो दोनों एनर्जी आप लोग को देखने को मिल रही हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं बड़े स्केल पर, लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये आप लोग देख पाओगे। हालांकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोजन को डेफिनेटली लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ये आप लोग देख पाओगे। और हमारा टारगेट ये भी है कि हम लोग 2030 तक बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करें, है ना। लगभग 500 गीगावाट तक का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का प्लान है हमारा 2030 तक। उसमें हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अगर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो ऑब्वियस सी बात है काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस भी आएंगे। बट हाइड्रोजन कैसे एक सबसे बढ़िया फ्यूल देखने को मिलेगा, इसको डिस्कस करते हैं। देखो, एक सबसे बड़ा रोल हाइड्रोजन का ये देखने को मिलेगा, जो इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज कर देगा। जो यानी कि जो पोल्यूशन आज के टाइम पर गाड़ी मोटर से हो रहा है वो कम होगा। हाइड्रोजन के ऊपर जब गाड़ियाँ चलेंगी तो यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि देखो, मैं आपको सिंपल सा बताऊँ, आज के टाइम पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं इसके अंदर पेट्रोल है, डीजल है, वो जलता है तो उससे यहाँ पे पोल्यूशन निकलता है। लेकिन हाइड्रोजन को जलाया जाए तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसको जलाने पे कुछ नहीं निकलेगा, उसको जलाने पे हमें पानी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ भी यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं होगा। इसी वजह से हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर फोकस इतना ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब अगर हम लोग बात करें आज के टाइम पर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक अच्छा फ्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया का जो हाइड्रोजन कंजम्पशन है ये 2020 में बहुत कम था। 2020 में ये 7 मिलियन टन्स का आपको ये कंजम्पशन देखने को मिलेगा। ये बताया है एक रिपोर्ट ने जिसका नाम है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने।
इसने बताया कि 2050 तक हम लोगों को इस हाइड्रोजन का जो कंजम्पशन है उसको 28 मिलियन टन तक का पहुंचाना है। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन ये भी है कि हम लोग 2050 तक 35 मिलियन टन तक का यहाँ पर ये हाइड्रोजन पहुँचाएँ। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट इतनी पहुंच जाएगी। तो मतलब हमें हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। लेकिन फोकस क्या है? फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती है, आपको ध्यान रखना है। हम लोग फोकस कर रहे हैं मेजरली ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, जिससे कि यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं होगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम लोग को चाहिए होगा इलेक्ट्रोलाइज़र। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे पानी के अंदर में। पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद में जो वो पानी है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बेसिस पर हम लोगों को हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2050 तक हमारे काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, उसको अचीव करने में हाइड्रोजन हम लोग को मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यहाँ पे चैलेंज ये है कि हाइड्रोजन को बनाने में पैसे का खर्चा बहुत होता है, प्लस यहाँ पे पानी का खर्चा भी होता है। तो पानी की कमी जहाँ पर देखने को मिलेगी वहाँ पर हाइड्रोजन को बनाना एक इम्पॉसिबल सा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 1 किलो हाइड्रोजन अगर बनाना है तो उसके लिए 9 लीटर पानी चाहिए होता है, और उसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना होगा, उसके लिए बिजली चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे? हाइड्रोजन को बना पाएंगे। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को भी हम लोग टैकल कर सकते हैं डेफिनेटली आने वाले टाइम पर। ये यहाँ पर बताया गया, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो फ्यूल ये देखने को मिलेगा जो कि इंडिया को आगे लेकर जाएगा। तो भारत के पास में प्रॉपरली एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें ग्रैब करना चाहिए। प्लस इसके बेसिस पर भारत के पास और ही बहुत सारा पोटेंशियल निकल कर आएगा। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? देखो, ऑथर ये बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जो हमारी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लो एमिशन हाइड्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि मतलब कि जैसे देखो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह कम हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर आप कर सकते हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को इन इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इनको और पैसे देने चाहिए। या फिर हाइड्रोजन को हम लोग क्या कर सकते हैं? नेचुरल गैस के साथ में मिला सकते हैं, इसको ब्लेंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन और नेचुरल गैस को मिला दें तो फिर इससे हम लोग देख पाएंगे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे बताया गया, इससे हम लोग इस फ्यूल को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिल पाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे उसके बाद ऑथर ने और क्या मेंशन किया है। सबसे पहली चीज़ हमको करना क्या होगा? रिसर्च और डेवलपमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा खर्चना होगा इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन सेक्टर। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने और क्या मेंशन किया कि भाई आज के टाइम पर देखो फंडिंग वगैरह भी करनी होगी हाइड्रोजन को लेकर। जो हाइड्रोजन बेस्ड प्रोजेक्ट है इसको लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट के अंदर पैसा भी डालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। प्लस उसके बाद यहाँ पे फोकस ये भी किया गया कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइज़र होता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइज़र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइज़र बनाने के लिए हम लोग को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला देनी चाहिए, जिसको हम लोग पीएलआई स्कीम बोलते हैं। पीएलआई स्कीम से हम लोग इलेक्ट्रोलाइज़र बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज़र जब बनकर आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन का प्रोडक्शन भी होगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन क्या कर सकता है? इंडिया के एनर्जी इकोसिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इंडिया इतना सारा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे कंट्रीज़ को। ठीक है, ये हम लोग देख पाएंगे, और ये हमें करना भी है क्योंकि हमारे टारगेट हैं। इनफैक्ट हमने पेरिस एग्रीमेंट जो किया था वहाँ पे हमारा टारगेट था हम पोल्यूशन को कम करेंगे। COP26 की जो भी मीटिंग हुई है वहाँ पे हमारे पीएम मोदी ने यहाँ पे 5 गोल अपने बताए हैं, जहाँ पे हमारा फोकस है पूरी तरह से 2070 तक नेट ज़ीरो टारगेट हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना है एनर्जी सेक्टर में। तो एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर ये काम करना होगा। ये काम करके हम लोग काम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी मैं आपको थोड़ा सा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बता देता हूँ। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे आप देख पाओगे। ये हम लोगों ने क्या किया? वाटर लिया, वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइज़र हो गया। इसके अंदर क्या होगा? पानी डालेंगे, और पानी को हम लोग इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इस इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर ये पानी स्प्लिट हो जाएगा। पानी में से हम लोग को ऑक्सीजन मिल जाएगा अलग और हाइड्रोजन मिल जाएगा अलग। तो हाइड्रोजन को हम लोग अलग से निकाल के रख लेंगे और फिर उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलिसिस है ये बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी इसके लिए पावर चाहिए होगी, बिजली चाहिए होगी। अब इस बिजली को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे।
मतलब कि आप कह सकते हो कि जो विंड एनर्जी हो गया या सोलर एनर्जी हो गया, तो इसका इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें जो पावर मिलेगी उससे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोग जो बिजली बना रहे हैं, जो एट द लास्ट हम लोग को पावर चाहिए पानी को स्प्लिट करने में, उससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक बिजली ऐसे ही बनती है जो हम करंट टाइम पे यूज़ करते हैं, कोयले को जलाकर बनती है, ठीक है, उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर हम लोग वो वाली बिजली का यूज़ करें कोयले वगैरह का, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा ब्राउन हाइड्रोजन हो जाएगा, जहाँ पे कार्बन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, एमिशन हो रहा है। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पावर मिल रहा है हम लोग को, उससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। उससे हमने यहाँ पर पावर से क्या करा, हमने वाटर को स्प्लिट कर दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन का हम लोग फिर यूज़ करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। नाउ यहाँ पे जो अगला एडिटोरियल है ये लिखा है दगमर वॉल्टर साहब ने। यहाँ पर ये जो मैम है, इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो उनके बारे में पढ़ सकते हो, नीचे क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली एक डायरेक्टर है आईएलओ की, तो इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्होंने ये बताया कि लगभग 6 मिलियन जो लोग हैं वो यहाँ पर, मतलब उनकी जान जा रही है कोविड-19 की वजह से। पिछले 2 सालों में 6 मिलियन लोगों की जान गई है, ठीक है, और सॉरी, कोविड-19 की वजह से गई है। कोविड-19 के साथ साथ आप देख पाओगे जो सेफ्टी हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, इसकी वजह से भी जान गई है। लेकिन यहाँ पे एक और आपको एक रीज़न ऐसा भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से भी काफ़ी सारी जान गई हैं, वो है एक्सीडेंट्स, इंजरीज़, डिजीज़। बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के एक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं, इंजरीज़ हो जाती हैं, डिजीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्टली वर्कर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी फैमिलीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो यहाँ पे दुनिया भर में अगर हम लोग बात करें, एस्टिमेटेड 2.9 मिलियन डेथ और 402 मिलियन नॉन फेटल इंजरीज़ देखने को मिलती हैं एक्सीडेंट और डिजीज़ की वजह से। ये यहाँ पर ये बताती हैं। अब इन्होंने ये सारी बातें क्यों बताई हैं? इसलिए बताई हैं क्योंकि हम लोग 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क को मनाते हैं। अब वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी को मनाते हैं, इसी वजह से आर्टिकल लिखा गया। तो 2003 से लगातार हम लोग यहाँ पर इस दिन को मनाते हुए आ रहे हैं। अब इस साल का इस दिन का थीम क्या है? वो है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अप पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर है। मतलब साथ मिलकर काम करेंगे जिससे कि यहाँ पर एक पॉजिटिव सेफ्टी और हेल्दी कल्चर को यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे, जहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह उनकी जान ना जाए। खासकर फोकस क्या है? वर्क प्लेस के ऊपर, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। अब यहाँ पर ये बात करती हैं ओश कोड के बारे में। देखो बताया गया ऑक्यूपेशनल, यानी कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं, डिजीज़, काफ़ी सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग सफ़र करते हैं, और इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के जीडीपी पे भी पड़ता है। यहाँ बताया गया ये जो एक्सीडेंट डिजीज़ है इसकी वजह से लगभग 5.4% तक का ग्लोबल जीडीपी के अंदर एक इम्पैक्ट देखने को मिल पाएगा। मतलब कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लग जाती है, जीडीपी के अंदर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। ऑब्वियस सी बात है वो लोग वर्क नहीं कर पाएंगे, अब वर्क नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो जीडीपी के अंदर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फिर उसके बाद बताया गया, आप लोग देख पाओगे होता क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाता है, स्टाफ का जो टर्नओवर कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, स्टाफ की स्किल्स वगैरह यहाँ पर आपको कम देखने को मिल जाती है, मतलब स्किल जो स्टाफ होता है वो कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज़ को बुरी तरह से सफ़र करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपको पता होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस को लॉन्च किया था फरवरी 2009 के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके वर्क प्लेस पर उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखा जा सके, ठीक है। तो उसके साथ साथ हम लोगों ने अभी 2020 में एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करी है, वो है ओश। ओश की फुल फॉर्म क्या है? OSH, ध्यान रखना, यह है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर काम करना, इसको हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। ये बेसिकली काम कर रहा है, और यहाँ पे आप कह सकते हो कि ओश के प्रोडक्शन को हम लोगों ने बढ़ा दिया, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसको लागू कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे लगभग 90% जो इंडिया के वर्कफोर्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर एक लेबर इंस्पेक्शन मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप लोग देख पाओगे जो लेबर इंस्पेक्शन है वो लगातार कम होता हुआ चला जा रहा है, ये यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे बताया गया नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट, अगर हम लोग देखें तो नेशनल लेवल पर जो हमारी सरकार को है उसको ज़रूरत है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को साथ में लेकर आया जाए, और फिर यहाँ पे लोगों की, यानी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर में, उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो वर्कर्स काफ़ी सफ़र कर रहे हैं, और वर्कर्स की अगर जान जाती है तो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर देखने को मिलेगा, और अगर इंडस्ट्री यहाँ पर डूबेगी तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर फिर, मतलब आप कह सकते हो जीडीपी के ऊपर देखने को मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर, इनडायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करना चाहिए, ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे ओश कवरेज भी अच्छे से किया है, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे एम्प्लॉयर्स के साथ में, वर्कर्स के साथ में कोऑपरेट किया है, ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल इकॉनमी के अंदर आप लोगों को देखने को मिल पाएंगे, ठीक है, तो उनको सेफ्टी इनिशिएटिव्स के अंदर में लेकर आया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के थ्रू। उसके बाद केरला की सरकार ने यहाँ पर आप कह सकते हो जो ILO पार्टिसिपेटरी ओश ट्रेनिंग है ये यहाँ पर पहुँचाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मतलब ओश को इम्प्रूवमेंट किया है, अगेन वही वाली मतलब कि वर्कर्स की सेफ्टी को इम्प्रूव किया है। राजस्थान की सरकार ने वर्कर्स की सेफ्टी को इम्प्रूव किया है, यहाँ पे बताया लोगों को लंग डिजीज़ से बचाया है, उसको लेकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स के थ्रू ये काम किए जा रहे हैं। ये यहाँ पे ऑथर मेंशन करती हैं ये जो ऑक्यूपेशनल इंजरीज देखने को मिलती हैं या बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है उन व्यक्तियों के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उनके ऊपर तो इम्पैक्ट होगा। उसके साथ साथ उनकी फैमिलीज़ के ऊपर एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसी वजह से हम लोग को एक बहुत ज़्यादा मजबूत एक सोशल डायलॉग की ज़रूरत है, एक मतलब एक डिस्कशन की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग बैठकर बातचीत करें और वर्कर्स की सेफ्टी और हेल्थ को हम लोग इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, उनको हम लोग बिल्कुल भी नुकसान होने ना दें, ठीक है, अगर हम लोग को अपनी इकॉनमी को भी सस्टेन करना है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करी हैं। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छे समझ चुके होंगे इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या दिया गया। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और है, वो यहाँ पर यह है, आपको पता होगा डेली बेसिस पर हम लोग थंबनेल के लिए एक आर्टिकल लेते हैं और उसको भी डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया कि आपको पता होगा रिसेंटली एक चर्चा हो रही थी, वो यह है कि अडानी ने, जो गौतम अडानी जी हैं, इन्होंने वॉरेन बफेट को ओवरटेक कर दिया है इन टर्म्स ऑफ रिचनेस। तो गौतम अडानी ने अभी यहाँ पर वॉरेन बफेट को एक तरीके से पीछे छोड़ा और ये 5वें रिचेस्ट पर्सन बन चुका है दुनिया के अंदर में। ये आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस ने भी कवर किया था, यह मंडे का डेटा था। अब ये डेटा आया है फोर्ब्स का, ठीक है, अलग अलग लिस्ट आती है, ये मैं फोर्ब्स की लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। जो फोर्ब्स की बिलियनियर वाली लिस्ट आपको देखने को मिल पाएगी, इसी लिस्ट के अंदर में यहाँ पे क्या हुआ, दुनिया के जो टॉप अमीर आदमी हैं, इन टॉप अमीर आदमी के अंदर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो गौतम अडानी हैं, इनका आपको 5वां नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ा। वॉरेन बफेट के बारे में आपको पता होगा, बचपन से हम लोग यहाँ पे वॉरेन बफेट के बारे में सुनते हुए आ ही रहे हैं, है ना। तो वॉरेन बफेट का एक तरीके से जो भी यहाँ पे इनका पूरा नेटवर्थ था वो लगभग $121.7 बिलियन का है। इसको क्रॉस करके गौतम अडानी पहुँच गए $123.2 बिलियन का। बाकी आपको पता होगा रिचेस्ट पर्सन तो टॉप नंबर पर इलॉन मस्क हैं ही, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप देख पाओगे जेफ बेजोस हैं, फिर उसी के अंदर बिल गेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर बिल गेट्स को भी जो है गौतम अडानी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक समझ में आ चुका है। तो एक छोटे सा आर्टिकल था, मैंने सोचा यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक आर्टिकल अलग से ले लेते हैं थंबनेल पहले से प्रिपेयर करने के लिए, तो इसी वजह से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई। बाकी हमने पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स प्लस हमने एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह कर लिया है, डेली मेंस आंसर राइटिंग को कवर कर लिया है। हाँ, एक आर्टिकल देखो यार, यहाँ पे फिर भी ये रह जाता है। अब वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 घंटा 11-12 मिनट का हो चुका है, तो मैं आपके लिए काम ही कर सकता हूँ कि कल मैंने इस आर्टिकल को ऑलरेडी कवर किया है। और ख़ास बात क्या है ना, इस आर्टिकल को कल मैंने फ्रंट पेज पर, पहले ही पेज पर कवर किया है। तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो कि कल का वीडियो ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद जो पहला आर्टिकल है मैंने यही वाला कवर किया, तो पहले आर्टिकल में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिल जाएगा। बी मतलब यह है कि इसका आंसर सिर्फ करेक्ट जो है वो सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि पहले वाले स्टेटमेंट के अंदर बोला गया इस स्कीम के अंदर में जो फार्मर्स हैं इनको एक प्रीमियम देना होता है 2% का सभी फसलों के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, हर फसल पे अलग अलग प्रीमियम देना होता है, 2% तो कोई फिक्स्ड नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। खरीफ क्रॉप्स के ऊपर अलग है, रबी क्रॉप्स के ऊपर अलग है, तो अलग अलग प्रीमियम देना होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा आंसर इसका। नाउ इसके साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।